नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा थॉमस हॉब्स। बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं थॉमस हॉब्स इंग्लैंड के, और इनका जन्म ऐसे समय हुआ उस समय इंग्लैंड एक बहुत बड़ी विपदा से जूझ रहा था। तो हम थॉमस हॉब्स की बात करते हैं। एक बड़ी अच्छी शख्सियत थे और इन्होंने मानव के स्वभाव संबंधी विचार तथा संविधान वो क्या नाम है सामाजिक समझौते जैसे विचार इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है और इनके प्रश्न अधिकतर पूछे ही जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे लिए। तो आज बात करते हैं हम थॉमस हॉब्स के बारे में। थॉमस हॉब्स, कहीं पर थॉमस हॉब्स भी लिखा मिल सकता है, ध्यान रखना। कहीं पर थॉमस ये भी लिखा हो सकता है ना। तो थॉमस हॉब्स की अगर हम बात करें तो जो थॉमस हॉब्स है इनका जन्म 1588 में, कब? 1588 में, 1588 में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? मेल्सबरी में। कहां पर हुआ? मेल्सबरी में, ध्यान रखना, मेल्सबरी में। बहुत सी जगह मेल्सबरी भी हो सकता है, कहीं पर माजमबरी भी लिखा हुआ है, माजमबरी ये भी लिखा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा वो वाली बात नहीं है। मेल्सबरी या माजमबरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें। तो मेल्सबरी ज्यादा उचित है क्योंकि ये अधिकतर जगह मिला हुआ है, अधिकतर जगह मेल्सबरी ही लिखा हुआ है। तो आपको यही ध्यान रखना है। तो मेल्सबरी में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1588 में जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ था उस समय इंग्लैंड के ऊपर ये मेल्सबरी कहां है बेटा? इंग्लैंड में। ये मेल्सबरी कहां पर है? इंग्लैंड में है, ध्यान रखना। ये मेल्सबरी इंग्लैंड में है। 1588 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता पादरी थे, अच्छा परिवार था। तो इंग्लैंड में उस समय आक्रमण हुआ था स्पेन का। क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था स्पेन का, अर्थात बड़ा डर का माहौल था, बड़ा डर का माहौल था, भय का माहौल था। किसका माहौल था? भय का। और अपने जन्म के संदर्भ में यही बात थॉमस हॉब्स भी कहता है, क्योंकि उस समय जो युद्ध हुआ वो उसको युद्ध को कहा जाता है अरमेड़ा का युद्ध, है ना। कि क्या कहा जाता है? अरमेड़ा का युद्ध। तो अरमेड़ा का जो युद्ध हुआ, अरमेड़ा का युद्ध कहा जाता है। तो क्या कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय दो चीजें उत्पन्न हुई, एक तो भय और एक मैं मतलब स्वयं। तो अरमेड़ा के वर्ष में मेरी मां ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक तो मुझे और दूसरा भय को। किसको? भय को। यह बात खुद कौन कहता है? थॉमस हॉब्स कहता है। इसके अलावा अगर हम थॉमस हॉब्स की बात करते हैं तो बड़ा अध्ययनशील व्यक्तित्व रहा है इनका, अच्छा व्यक्तित्व रहा है, अनुशासित व्यक्तित्व रहा है, लेकिन ये जन्म से डरपोक थे। कारण उस समय इनकी परिस्थितियां हो सकती है क्योंकि उस समय माहौल ही इस तरह का था, सब जगह भय व्याप्त था। तो हम कह सकते हैं तो उससे इनके व्यक्तित्व पर ये डरपोक वाला जो शब्द है वो इनके व्यक्तित्व में समा गया, डर इनके व्यक्तित्व में समा गया। क्योंकि गृह युद्ध भी चल रहा था उस समय, गृह समय युद्ध भी चल रहा था। तो उसके बाद क्या होते हैं कि ये डर के कारण वहां पर पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं पढ़ाई में। इन्होंने पढ़ाई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, इन्होंने राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, गणित, है ना, दर्शन शास्त्र इनकी पढ़ाई भी की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने। और जब गृह युद्ध चल रहा था इंग्लैंड में तो ये डर के कारण कहां भाग गए? फ्रांस भाग जाते हैं। फ्रांस भाग जाते हैं और उस समय क्या देखते हैं? देखिए 1949 की बात की बात है, उस समय की बात है। अगर हम बात करते हैं 1649 की बात है तो 1649 में क्या होता है? 1649 में हम देखते हैं कि वहां पर जो चार्ल्स प्रथम है, कौन? चार्ल्स प्रथम, उसकी हत्या कर दी जाती है। चार्ल्स प्रथम की हत्या कर दी जाती है, जिस कारण से वहां पर राजतंत्र समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त हो जाता है? राजतंत्र। तो एक डर का माहौल, और क्योंकि जो हमारे थॉमस हॉब्स थे ये राजतंत्र के और जो कि निरंकुश तंत्र के प्रबल समर्थक रहे थे, तो इनको यहां से भागना पड़ता है और ये वहां से भाग जाते हैं। ये चार्ल्स द्वितीय के
गुरु भी रहे हैं। इन्होंने चार्ल्स द्वितीय को अपना शिष्य बनाया और उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान की। उनको राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र की इनको शिक्षा प्रदान की चार्ल्स द्वितीय को। किन्होंने? थॉमस होब्स ने। तो उस समय जब पुनः 1960 में की बात है, 1660 की बात है कि 1660 के अंदर पुनः राजतंत्र की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। राजतंत्र की स्थापना हो जाती है और चार्ल्स द्वितीय शासक बन जाता है। उस समय पुनः ये आते हैं, इनका बहुत भव्य स्वागत होता है दरबार के अंदर, क्योंकि राजतंत्र के प्रबल समर्थक थे और इनके 20 वर्ष बड़े अच्छे से और सुख सुविधाओं के साथ करते हैं, क्योंकि इनका शिष्य होता है, वो क्या होता है? शासक होता है। इनका शिष्य शासक होता है, लेकिन इनका जो अंत समय है पुनः फिर 20 साल का जो अंत समय है वो पुनः इनका इतिहास, कानून, भौतिक शास्त्र संबंधी अध्ययन में गुजरता है, क्योंकि उस समय एक तरीके से ये निर्वासित ही जीवन जीते हैं, क्योंकि ये राजतंत्र के प्रबल समर्थक थे और उस समय जो अन्य लोग थे, सामंत लोग थे, वो इनके खिलाफ हो गए थे। तो इस कारण का एक तरीके से निर्वासित सा ही जीवन गुजरता है। इन्होंने अपने जीवन में सब कुछ देखा। इनका जीवन एक भव्य जीवन, इनका जो जीवन काल था एक भव्य जीवन काल था। उस समय इंग्लैंड में बहुत सारी चीजें सामने आई। तो इसके अलावा और हम देखते हैं इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। तो इनके ग्रंथ है, उनकी बात कर लेते हैं। ग्रंथ की बात करते हैं तो इन्होंने, इनकी जो पुस्तक है वो है डी सीवे। क्या है? डी सीवे। जो इनकी डी सीवे पुस्तक है वो संप्रभुता की परिभाषा प्रदान करती है। संप्रभुता किसे कहते हैं, जो हमें किससे पता चलता है? इनकी पुस्तक ग्रंथ डी सीवे से पता चलता है। इसके अलावा डी कार्परे, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, डी कार्परे। डी कार्परे इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये इसके अंदर प्रकृति का विवेचन देते हैं। किसका? प्रकृति का विवेचन देते हैं। अर्थात प्रकृति क्या है, प्रकृति संबंधी बातों को अपने डी कार्परे नामक ग्रंथ में लिखते हैं। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति जिसकी हम बात करेंगे, सामाजिक समझौता, जब हम इनका देखेंगे उसके अंदर बात करेंगे लेवायथन। क्या? लेवायथन। तो इनका इंपॉर्टेंट जो है वो है लेवायथन। तो इनकी इंपॉर्टेंट कृति है लेवायथन। इसमें भी इन्होंने सामाजिक समझौते के बारे में बात कही है। इसके अलावा मानव स्वभाव संबंधी बातें की है। मानव स्वभाव, सामाजिक समझौते, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र संबंधी कुछ विचारधाराओं को लेवायथन के अंदर रखा गया है। लेवायथन इनकी बहुत सी इंपॉर्टेंट और भी बुक है, लेकिन लेवायथन इनकी सबसे अच्छी कृति है, जिसके अंदर सामाजिक समझौते की इन्होंने बात कर रखी है, निरंकुश तंत्र की बात कर रखी है, प्राकृतिक जो स्थिति थी उस समय की, कि किस तरह एक राज्य का निर्माण होता है, किस तरह सामाजिक समझौता होता है, वो सब कुछ किसमें अंदर है? लेवायथन के अंदर है। इसके अलावा और बहुत सारी है। एलिमेंट्स ऑफ लॉ इनकी कानून के संबंध में लिखी गई एक पुस्तक है। इसके अलावा डायलॉग ऑन दी सिविल वॉर, वो भी इनकी एक अच्छी पुस्तक है। डी हेमिनी भी है इनकी एक पुस्तक। तो बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। ये इनका पूरा संपूर्ण जीवन परिचय है, जिन्होंने इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी, बहुत सारा अध्ययन किया। इन्होंने भय का माहौल देखा, इन्होंने राजा का एक गुरु के रूप में भी काम किया। राजा का गुरु, एक जो इनका शिष्य थे चार्ल्स द्वितीय, वो राजा भी बने। उस समय इनका बहुत अच्छा समय भी निकला। वो अध्ययनशील थे, अनुशासित थे, लेकिन डरपोक थे, क्योंकि डरपोक इनका उस समय हाल ही ऐसा था इंग्लैंड का, जब इनका जन्म हुआ तो डर इनके अंदर अंतर्मन में समा गया था। इस आधार पर इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस आधार पर व्यतीत किया। ये उनकी पूरा जीवन परिचय हमने देखा। और इनकी 1679 में, कितनी 1679 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1679 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
अब हम इनको देखेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है ये जीवन परिचय, तो आपको लगभग हर प्रश्न में करना होता है, हमें ध्यान रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनकी कौन कौन सी बुक्स रही है, कहाँ इनका जन्म होता है, किस तरह इन्होंने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की है, ये सब कुछ हमने देखा। अब हम इनका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखेंगे, मानव स्वभाव संबंधी विचार। यहां से इनका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। मानव स्वभाव संबंधी विचार। मानव स्वभाव संबंधी इनके हम विचार देखते हैं। ये मानव का स्वभाव को कैसे मानते हैं, तो ये बिल्कुल अरस्तु के विपरीत है। इस मामले में अरस्तु से बिल्कुल उल्टे हैं। अरस्तु जहां कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वहीं पर ये क्या कहते हैं, मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है। क्या मानते हैं ये, देखिए क्या मानते हैं, मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है। इस मामले में अरस्तु से बिल्कुल उल्टे हैं। अरस्तु क्या कहता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी कौन कहता है, अरस्तु। और हॉब्स क्या कहता है कि मनुष्य क्या है, एक असामाजिक प्राणी है। कि और क्या क्या कहता है, कि कहता है कि मनुष्य को कुछ वस्तुएं हैं जो आकर्षित करती है। मनुष्य को कुछ वस्तु है जो आकर्षित करती है, और कुछ वस्तु ऐसी होती है जो विकर्षित करती है। जो आकर्षित करती है उनके प्रति मनुष्य की इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है, और जो उनको विकर्षित करती है उनके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। और जो जितनी भी इच्छाएं हैं उनके पीछे मानव का क्या छुपा होता है, इच्छा क्या होती है, स्वार्थी होती है, स्वार्थपूर्ण इच्छा होती है। क्या होती है, स्वार्थपूर्ण इच्छा होती है। मानव स्वभाव के संदर्भ में ये क्या कहते हैं कि जो इनकी इच्छाएं होती है मानव की, सभी इच्छाएं कैसी होती है, स्वार्थपूर्ण होती है। तो मनुष्य सभी कार्य किसके वश में होकर करता है, स्वार्थ के वश में होकर करता है। अपने समस्त कार्य के पीछे उसका स्वार्थ छिपा होता है। अपने को जीवित रखने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने को जीवन रखने के लिए वो किसी को ध्वस्त करने से, अर्थात किसी को मृत्यु के घाट उतारने से भी नहीं हिचकिचाता है। अगर उसे ये पता चले कि मेरा जीवन खतरे में, वो किसी दूसरे को कभी भी मार सकता है। वो बिल्कुल एकांकी प्रवृत्ति का है। कैसा है, देखिए इसकी मानव स्वभाव की हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं। एकांकी, एकांकी हिंदी में अपन कहते हैं ना एकल टोरा, वही वाली बात है। एकांकी मतलब अकेला रहना पसंद करता है। उसको अगर उसके स्वार्थ की इच्छा होती है तो ही वो किसी के पास जाता है, नहीं तो वो क्या है, अकेला रहना पसंद करता है। इसके अलावा झगड़ालू है। क्या है, झगड़ालू, झगड़े करने के लिए तैयार रहता है। हिंसक प्रवृत्ति है उसकी। कैसी है, हिंसक प्रवृत्ति का होता है मनुष्य। क्या होता है, हिंसक प्रवृत्ति का। क्या कहता है, उसका जीवन एकांकी है, झगड़ालू है, हिंसक प्रवृत्ति का है। उनके इसी तरीके के अवगुणों की बात करता है। क्या करता है, उनके अवगुणों की बात करता है और कहता है कि मनुष्य एक दानवी प्रवृत्ति का है। क्या है, दानवी प्रवृत्ति का। अब दानवी प्रवृत्ति से मतलब आप समझ गए, हमेशा हिंसा में व्याप्त रहने वाला, झगड़ा करने वाला, स्वार्थ पूर्ति के लिए वो संघर्ष करता है। अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, वो संघर्ष करता है। अर्थात उसका काम अपनी स्वार्थ पूर्ति है, और वो उस स्वार्थ पूर्ति के, उस संघर्ष के 3 आधार बताता है। क्या आधार बताता है, 3 आधार बताता है कि वो इन 3 आधारों के लिए हमेशा झगड़ा और हमेशा संघर्ष करता है। वो 3 आधार कौन कौन से हैं, इस बात को ध्यान रखना। वो एकांकी बताता है, झगड़ालू बताता है, हिंसक बताता है, हिंसक प्रवृत्ति बताता है, दानवी प्रवृत्ति को बताता है। और वो कहता है कि उसके किसी भी व्यवहार के पीछे 3 आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं, 3 आधार होते हैं। वो है एक तो प्रतिस्पर्धा। क्या है, प्रतिस्पर्धा।
एक तो प्रतिस्पर्धा, दूसरा अविश्वास, दूसरा क्या है? अविश्वास। और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो वो है वैभव। वैभव उसके संघर्ष के कारण ही, वो संघर्ष किन के लिए करता है? प्रतिस्पर्धा के लिए करता है। वो संघर्ष इसलिए करता है कि उससे ज्यादा कोई ऊपर ना चला जाए, उससे इसकी लोभ प्रवृत्ति को दर्शाता है। यहां पर ये क्या है? लोभ, अर्थात लोभी भी होता है, ध्यान रखना। लोभ प्रवृत्ति को दर्शाता है। कहता है कि वो अपनी लाभ प्राप्ति के लिए और लोभ के लिए एक दूसरे से संघर्ष करता रहता है, कि वो प्रतिस्पर्धा करता है अपने लाभ के लिए। अविश्वास, उसे डर रहता है कोई मेरे को मार ना दे। अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या करता है? हमेशा किसी पर विश्वास नहीं करता है, कब कोई मुझे मार दे। और अविश्वास के कारण वो दूसरे व्यक्ति को भी क्या कर देता है? मार देता है। उसको लगता है दूसरा व्यक्ति मेरे साथ क्या, किसके लिए आ रहा है? मेरे को वो मारना चाहता है, ये उसे खुद को लगता है। अविश्वासी है वो, जिस कारण वो संघर्ष करता है, दूसरों से झगड़ा करता है। तीसरा है वैभव, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। वो प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए वो क्या करता है? वैभव प्राप्त करने के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। तो मानव का जो स्वभाव है वो क्या है? संघर्ष वाला है। कैसा है? संघर्ष वाला है, एकांकी है, झगड़ालू है, हिंसक प्रवृत्ति का है, क्षणभंगुर है। एक बात और कही है, क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का मतलब है छोटा। क्षणभंगुर मतलब क्षण में समाप्त होने वाला। समाप्त क्यों हो जाता है क्षण में? क्योंकि जब दो चीजों में झगड़ा होता है, दो चीजें टकराती है, तो एक वस्तु नष्ट होती ही होती है। इसलिए एक दूसरे को जब मार काटेंगे तो वो व्यक्ति का जीवन का पता नहीं, आज जीवित है कल नहीं है, क्योंकि असुरक्षित जीवन था वो, है ना? असुरक्षित था और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो हमेशा संघर्ष में लिप्त रहता है अपने आप को। इसके अलावा ये सब उनके दानवी और 85 गुण वो बताता है कि वो उसके अंदर पूरे के पूरे दानव के गुण होते हैं। कौन बताता है? थॉमस होब्स। कहता है मानव का जो स्वभाव है तो पूरा पूरा दानवी प्रवृत्ति का है, आसुरी प्रवृत्ति का है। वो समाज में रहना पसंद ही नहीं करता, लेकिन वो समाज में, अब हम देखते हैं मनुष्य स्वभाव में रहता है। सामाजिक समझौता आगे हम देखेंगे कि उसमें समाज की स्थापना करता है, तो उसके पीछे भी वो स्वार्थ को बताता है कि उसके पीछे भी क्या है? स्वार्थ है। क्या है उसके पीछे? स्वार्थ है। तो वो उनकी पूरी की पूरी बुराइयां और अवगुणों को प्रदर्शित करता है मानव स्वभाव के अंदर। मेन तो इसका मानव स्वभाव यही है, लेकिन अपनी आगे जाकर वो कुछ पुस्तकों में यह भी लिखता है कि मानव में कुछ, मानव के अंदर कुछ देवीय गुण भी होते हैं। जैसे वो आराम प्राप्त करना चाहता है, सुख चाहता है, मृत्यु से उसको डर लगता है ना? मृत्यु से उसको डर लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण से उसके अंदर ये डर सताता है, जिसके कारण वो असुरी प्रवृत्ति करता है। वो खुद आराम चाहता है, सुख चाहता है, उसके अंदर ये भाव है, लेकिन उसका स्वभाव वो अपने उस डर को समाप्त करने के लिए बाद में समाज में शामिल होता है। तो ये इस तरीके से मानव स्वभाव के संबंध में वो बिल्कुल अरस्तु से उल्टा कहता है, और कहता है कि अच्छाई बुराई, और इतना भी कहता है कि वो कहता है ना कि कुछ चीजें उसे आकर्षित करती है, कुछ विकर्षित करती है। तो चीजों में दोष नहीं है, चीजों में कोई बुराई नहीं है, भावना में बुराई होती है कि आपकी भावनाएं किसी चीज के प्रति कैसी है। अरस्तु होब्स कहता है कि चीजों में कोई बुराई नहीं है, कौन सी चीज उसे अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है, ये उसकी भावनाओं के ऊपर डिपेंड करती है। चीजों में कोई बुराई नहीं होती, भावना अच्छी और बुरी होती है। कौन कहता है? मानव स्वभाव संबंधी विचारों के संदर्भ में ये बात थॉमस होब्स कहता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो थॉमस होब्स का मानवीय स्वभाव संबंधी जो विचार है, उसमें वो मानव को बिल्कुल दानवीय प्रवृत्ति का बताते हुए क्षणभंगुर जीवन, एकांकी जीवन, बुराई से भरा हुआ जीवन, एकांकी, झगड़ालू, हिंसक प्रवृत्ति के गुणों को दर्शाता है। इसके साथ और अगर हम बात करें मानव स्वभाव संबंधी, हमने पूरी बातें देखी, और ये मानव स्वभाव संबंधी जो इनकी विचारधारा है ये कहां से आई है? लेवायथन से आई है। इनकी लेवायथन में ये इसी बात को कहते हैं कि उनके मानव संबंधी विचार बताते हैं, और लेवायथन के अंदर ही
ही इस मानव स्वभाव को से जो समाज का निर्माण करते हैं, इस मानव स्वभाव को आधार बनाकर समाज का निर्माण करते हैं, वो लेवायथन के अंदर करते हैं। तो ये इसके पीछे कुछ कारण ये भी रहा, उनके जो मानव स्वभाव उन्होंने बताया उसके पीछे कुछ कारण का ये रहा कि इंग्लैंड में उस समय क्या चल रहा था, उसके जीवन काल में भय का वातावरण था, एक मार काट का वातावरण था और अविश्वास का वातावरण था। तो कुछ चीजें उन्होंने अपने आप को अपने जीवन से भी सीखी, उनको बार बार भागना पड़ा। जब राजतंत्र जैसे ही समाप्त होता और उनको भगा दिया जाता था, भाग जाते थे वो, तो इसलिए तो उन्होंने राजतंत्र को सबसे अच्छा बताया, क्योंकि जब जब राजतंत्र रहा वो आराम से रहे, और राजतंत्र जैसे समाप्त हुआ उनको वहां से भागना पड़ा। इसलिए वो राजतंत्र के समर्थक रहे हैं, निरंकुश तंत्र के समर्थक रहे हैं, और मानव स्वभाव के संबंध में जो उनकी विचारधारा है वो उनके लगभग मान सकते हैं कि उनके जीवन से जुड़ी हुई विचारधारा है। और अरस्तु से बिल्कुल उल्टी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है बहुत बार कि जैसे अरस्तु है और होब्स है, उसके मानव स्वभाव और मानव संबंधी विचारधाराओं में क्या अंतर है। एक छोटा प्रश्न इस तरह आ सकता है, तो आप कह सकते हो कि अरस्तु से बिल्कुल उलट है उनका मानव स्वभाव संबंधी विचार। ठीक है, धन्यवाद। यहीं पर हमारा आज का ये टॉपिक पूरा होता है। कल हम होब्स की सिद्धांतों को पढ़ेंगे, जिसमें सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उनके प्रकृति संबंधी विचार है, इन सबको हमको पढ़ना है। बहुत अच्छी इनकी जो पुस्तक है लेवायथन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि लेवायथन से भी अलग से प्रश्न आता है। धन्यवाद, तब तक के लिए।